还有一个呢。哦，快点！ वेलकम डियर रॉकर्ट्स। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक अफवाह फैली हुई है कि दक्षिण प्रशांत में एक रहस्यमय द्वीप है जिस पर सिर्फ महिलाएं रहती हैं और लोग उसे वर्जिन द्वीप के नाम से बुलाते हैं। यह भी माना जाता है कि महिला कबीले में एक रहस्यमय बीज है जिससे उनकी उम्र मामूली इंसान से 10 साल धीरे बढ़ती है। इसलिए बहुत से लोग उस द्वीप की तलाश कर रहे हैं और उनमें से एक का नाम मिस्टर सॉन्ग होता है जो अमर होना चाहता है। इसीलिए वो अपने एक आदमी को उस द्वीप को ढूंढने के लिए भेजता है। अब किसी और जगह फिल्म के हीरो वैंग को दिखाते हैं जो मिस्टर सॉन्ग की खबर को सुनता है, जो एक बार फिर से घोषणा करता है कि जो भी उस वर्जिन द्वीप को ढूंढेगा वो उस व्यक्ति को ढेर सारा पैसा देगा। अब उसके बाद समाचार में द्वीप के रहस्यों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आज तक कोई भी उस द्वीप को नहीं ढूंढ पाया और जिसने भी उसको ढूंढा है वो जिंदा नहीं रहा। और ये भी बताया जाता है कि अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति ने उस द्वीप पर कदम रखा है और वो एक बहुत ही जाना माना खोजकर्ता ली है। ली कोई और नहीं बल्कि वैंग का पिता होता है, लेकिन वो कभी उस द्वीप से वापस नहीं आया और पूरी दुनिया और अपने बेटे के लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा उसने। अब इस वजह से अफवाहें फैली हैं कि उस द्वीप की औरतों की सुंदरता को देखकर वो उनके वश में हो गया, इसीलिए उसने हमेशा वहां रुकने का फैसला कर लिया। अब वैंग ठान लेता है कि वो अपने पिता को ढूंढकर जरूर निकालेगा, इसलिए वो मिस्टर सॉन्ग के अभियान में हिस्सा लेने का फैसला करता है और जहाज पर चढ़ने के लिए किनारे पर आ जाता है। वहां वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम हयुन वो होता है, जो एक माहिर नाविक होने का दावा करता है क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी से पढ़ाई करी है। अब निकलने की पूरी तैयारी करने के बाद वैंग और हयुन जहाज पर चढ़ते हैं और जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर देता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों समुद्र में उतर जाते हैं और अपने सफर की शुरुआत करते हैं। शुरू में तो उनको अपने मिशन को लेकर थोड़ी उम्मीद होती है कि हाँ हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन 2 महीने समुद्र में बिताने के बाद जब उनकी हालत खराब हो जाती है और उनके हाथ कुछ नहीं लगता तब वो बड़े निराश हो जाते हैं। अब उनके पास जितना भी खाने पीने का सामान होता है वो लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए वो सिर्फ ये दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द वो उस द्वीप पर पहुंच जाए। अब एक दिन वहां पर जब वो लोग जीपीएस के काम न करने की शिकायत कर रहे होते हैं तो पक्षियों का झुंड उनके ऊपर उड़ रहा होता है। वैंग जहाज के बाहर लेटा होता है और तभी उसके चेहरे पर कुछ टपकता है और जब वो उसको सूंघता है तो उसे पता लगता है कि वो समुद्र के किनारे रहने वाले पक्षियों का मल है। इसका मतलब यह होता है कि वो किसी द्वीप के आसपास हैं और जब वैंग अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे पास में ही एक द्वीप दिखाई देता है। और लेकिन दुर्भाग्य से ऊंची लहरों की वजह से लड़कों को अपना जहाज किनारे तक लाने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है, इसलिए उन्हें उस द्वीप तक पहुंचने के लिए तैर कर जाना पड़ता है। अब अगले सीन में वो दोनों समुद्र के किनारे पर उतरते हैं जहां औरतों की सेना ने उनको घेरा होता है। अभी वो पूरी तरह से होश में नहीं होते, फिर भी वैंग उनसे पूछता है कि क्या ये वर्जिन द्वीप है, लेकिन औरतें उन्हें घूरती रहती है और चुप रहती हैं। फिर बाद में दोनों को पूछताछ के लिए उनके कैंप के पास ले जाया जाता है और हमेशा की तरह हयुन खुद पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखाता है और औरतों से पूरी तरह से बात करता है, लेकिन आखिर में उसकी एक डंडे से बहुत ही खतरनाक पिटाई होती है। अब इस घटना की वजह से लड़कों को सजा के तौर पर एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसी बीच औरतों की सरदार, जिसे वो सभी पैट्रियार्क कहकर बुलाते हैं, उन दोनों के पास जाती है और उनसे बात करती है। वो उन्हें बताती है कि 500 सालों तक गिने चुने लोग ही उस द्वीप तक पहुंच पाए हैं, लेकिन वो सभी के सभी बहुत ही अनुभवी नाविक थे। हयुन उनके इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि 500 साल, तुम 500 सालों से जिंदा हो, और हंसते हुए उनसे पूछता है कि क्या तुम सच में अमर हो। हालांकि बिना कुछ कहे पैट्रियार्क और बाकी औरतें वहां से चली जाती हैं और सभी के वहां से जाने के बाद वैंग अपना चाकू निकालता है और हयुन के साथ मिलकर रात को भागने की योजना बना रहा होता है और फिर वो इस योजना में कामयाबी हो जाते हैं और आखिरकार उस जेल से बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद वैंग औरतों की रहने की जगह पर कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि हयुन उस द्वीप से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाता है। फिर दिखाते हैं कि हयुन बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने के लिए जंगलों की ओर जा रहा है, जबकि वैंग औरतों के गांव में पहुंचता है और चोरी छुपे एक झोपड़ी में जाता है। फिर ये पता चलता है कि औरतों ने जंगल में जाल बिछा रखा है, इसलिए अनजाने में हयुन वहां उसमें फंस जाता है। सबसे पहले वो नीचे एक खरगोश के छेद में गिर जाता है और उसके बाद उसके पीछे लकड़ी के तीर आकर लगते हैं। उसकी और बुरी हालत हो जाती है जब उसके सर पर कुछ नारे लाकर गिरते हैं। इसी दौरान मुयान, जो उस महिला जनजाति की एक मासूम सी लड़की होती है, और उसकी बहन मून, वो दोनों झोपड़ी के अंदर आते हैं जिसके अंदर वैंग होता है। झोपड़ी वहां रहने वाली औरतों की नहाने की जगह होती है और जब मुयान अपने कपड़े उतारकर नहाने की तैयारी कर रही होती है तब वैंग छिपकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मुयान की बहन उसको पकड़ लेती है, जो उसको वहां से बिल्कुल भी जाने नहीं देती। अब वैंग लड़की को कुछ चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में चिल्ला देती है, जिसकी वजह से गांव की सभी औरतें चौकन्नी हो जाती है
और भीगी बिल्ली की तरह वैंग वहां से भागने लगता है, जबकि औरतें भाला लेकर उसका पीछा कर रही होती हैं। वो उनको डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में पकड़ा जाता है। अब एक कमरे में पैट्रियार्क वैंग को बताती है कि उनकी संस्कृति में जेल को तोड़ना पाप माना जाता है और कबीले पर हमला करने की कोशिश वालों को वहां पर मौत की सजा मिलती है। तभी घायल हायून अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां आता है। वो कबीले को ये कहकर डराता है कि वो एक सैनिक है और उसे युद्ध करने के बहुत से तरीके पता हैं। लेकिन वहां की औरतें उसके झूठ से बहुत चिढ़ जाती हैं और एक बार फिर से उसको पीट डालती हैं। कबीले का मानना है कि बिना कपड़ों के एक आदमी अगर उनको देख लेता है तो वो आदमी उनको बदसूरत बना देता है, इसलिए वो वैंग और उसके दोस्त के लिए फांसी की सजा मांगती है। लेकिन उन्हें सजा सुनाने से पहले पैट्रियार्क ये जानने के लिए उत्सुक होती है कि वो उनके द्वीप पर आखिरकार आए क्यों। फिर वैंग उनको बताता है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए आया है, जो इस द्वीप पर आज से 10 साल पहले आए थे। फिर पैट्रियार्क उन्हें बताती है कि वो उसके पिता से मिली है, लेकिन वो भी उसको ढूंढ रही है और कहती है कि अगर वो मुझको मिल गया तो मैं उसको मार डालूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने कबीले की औरतों से दोषियों को उनके पवित्र पेड़ के पास ले जाकर पकाने का आदेश देती है। हयून औरतों से कहता है कि उसने मुयान को थोड़ी देखा था, मुयान को तो वैंग ने देखा था, उसे सजा दो, मुझे मत दो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद औरतें उनको पकाने की तैयारियां करती है मस्त तरीके से, जबकि दोनों लड़के बंधे हुए होते हैं और दोनों को विशाल बैरल्स में अलग रखा गया होता है। हयून डर रहा होता है कि उन्हें पकाने से पहले मसाले लगाए जा रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर मुयान आ जाती है, जो आखिरकार अपने दोषियों के सामने होती है। वो वैंग को उसकी जासूसी करने के लिए चिल्लाती है और बताती है कि वैंग ने उस पर बदसूरत होने का शाप लगा दिया है, जिसकी वजह से अब उसे उन्हें मारना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि वो उनको चाकू की मदद से उन्हें खत्म करने वाली है, लेकिन वो उनकी रस्सियों को काट देती है और दोनों के भागने से पहले शरीफ मुयान दावा करती है कि वो वैंग से नफरत करती है, लेकिन वो उसकी वजह से उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। और फिर दुर्भाग्य से दोनों लड़के जंगल के रास्ते से जाते हैं और वहां बिछावे जाल में फंस जाते हैं। अब अगली सुबह वैंग और हयून दोबारा से पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर से पवित्र पेड़ के सामने रस्सियों से बांधा जाता है। औरतें अलग अलग तरीके की सामग्री तैयार करती हैं और लड़कों को नीचे से आग लगा देती हैं ताकि उन्हें भूनकर मस्त खाया जा सके। लेकिन कबीले की एक औरत जिसका नाम चन हवा होता है, उसकी वजह से उन्हें बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि वो समुद्र में डूब रही होती है। अब औरतें समुद्र की ओर दौड़ कर जाती हैं, तब ये दोनों इस मौके का फायदा उठाते हैं और वहां से भागने के लिए रस्सियों को जला देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने उस पवित्र पेड़ को आग लगा दी है। इसी दौरान औरतें अपने दोस्त को समुद्र में डूबता देखकर रोने लगती है। फिर दोनों लड़के इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन आखिरी समय पर वैंग अपना इरादा बदल देता है और डूबती हुई लड़की की मदद करने का फैसला करता है। इस बारे में बिना सोचे कि द्वीप के लोग उसको और उसके दोस्त को मारना चाहते हैं, वैंग समुद्र के किनारे पर जाता है और चनहवा को बचाने के लिए समुद्र में तैर कर जाता है। और उसे समुद्र के किनारे पर वापस लाने के बाद हयून आगे आता है और बेहोश चनहवा को सीपीआर देता है और फिर सौभाग्य से वो वापस सांस लेने लगती है और औरतें उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगती है। और फिर बाद में वैंग और हयून को एक बार फिर से पैट्रियार्क के सामने लाया जाता है। चनहुआ अपने सरदार के सामने लड़कों को माफ करने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई है। इस समय उसके दिल में हयून के लिए प्यार भरी भावना आ चुकी होती है और पैट्रियार्क खुद भी लड़कों को माफ करने का सोच रही होती है। लेकिन तभी उनके पास खबर आती है कि उनका पवित्र पेट जलकर तबाह हो चुका है और ये जानने के बाद कि इस घटना के पीछे वैंग और हयून है, पैट्रियार्क गुस्से में उन्हें तुरंत मारने का फैसला करती है। हालांकि मयून और चनहुआ लड़कों को आखिरी मौका देने का सुझाव देती है और उनकी बात सुनकर पैट्रियार्क अपने इरादे को बदलती है और पवित्र पेड़ को वापस ठीक करने के लिए उन्हें 3 महीने का मौका देती है। अगर वो पेड़ वापस जिंदा हो गया तो वो दोनों बच जाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो दोनों की बलि चढ़ी जाएगी। अगले दिन वैंग और हयून अपनी पूरी कोशिश करके पेड़ से कोयले को हटाते हैं और उसमें पानी देते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है लड़के औरतों की और करीब आ जाते हैं क्योंकि वो उनके रोज के काम में मदद करने लगते हैं। नए औजार और नए तरीके की मदद से वैंग और हयून बहुत ही बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और यही नहीं, उन लोगों के साथ सब्जियां उगाने में भी मदद करते हैं। इसी दौरान चनहुआ हयून का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है और उसके लिए रोज फूल और फल लेके आती है। अब एक दिन वैंग जीपीएस में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि एक सांप मयून के पीछे है और फिर वो जल्दी से भागता है और उसको बचा लेता है और वो एक रोमांटिक तरीके से जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन तब मयून बताती है कि वो सांप तो उसका पालतू है। अगले दिन वैंग और हयून बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि पवित्र पेड़ वापस से ठीक होना शुरू हो गया होता है। उस रात को उस द्वीप की सभी औरतें लड़कों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और साथ में मस्त नाचते हैं। वैंग देखता है कि मयून शांति से नाच रही है और उसको देखकर महसूस होता है कि जीवन सिर्फ लंबे समय तक जीना नहीं होता, बल्कि जितना जीवन मिले उसको उस तरीके से जियो और उसी में इतना आनंद ले लो कि तुम्हें गम ना हो।
वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है कि उसको यहाँ पर आने का मौका मिला और अब उसके पास मौका है कि वो इस कबीले को बचा ले। अब कुछ देर बाद मुयान वैंग के पास जाती है और उनको अपनी जनजाति के इतिहास के बारे में बताती है। वो उसको बताती है कि बहुत समय पहले औरतों की एक जनजाति हुआ करती थी जिसको डयान जनजाति के नाम से जाना जाता था। वो किसी आदमी की मदद से बिना अपनी जनजाति को आगे बढ़ाती थी। उनकी पूरी जनजाति बाकी सभी प्राचीन जनजातियों से प्रकृति के बहुत ही करीब थी और उनके ऊपर युआन नाम के बीज की रखवाली की जिम्मेदारी होती है जिसमें जीवन के जुड़े रहस्य हैं। उनका सबसे जरूरी काम प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का होता है। हालांकि जैसे जैसे इंसानों की बस्तियां बढ़ने लगी उनकी लोगों को मारने की भूख बढ़ती गई और एक दिन उन्हें युआन बीज के बारे में पता लग जाता है और इसीलिए वो पूरी डयान जनजाति को खत्म करने के लिए हमला कर देते हैं। और फिर बीज को बचाने के लिए जनजाति की मुखिया बीज को सबसे कम उम्र वाली लड़की को दे देती है और उसको वहां से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने के लिए कहती है। वो लड़की अपने पूरे परिवार को अपने सामने मरते हुए देखती है लेकिन उसे जैसा कहा जाता है उसको वैसा ही करना पड़ता है और वो वहां से भाग जाती है। अब कुछ समय के बाद वो एक सुनसान द्वीप पर सोकर उठती है तो देखती है कि जिस बीज को वो अपने साथ लेके जा रही है वो उसके आसपास फैलने लगा है और सभी जगह पेड़ पौधे उगने लगे हैं। और फिर उस सुनसान द्वीप पर धीरे धीरे जीवन पनपने लगा और साथ ही वो लड़की भी बड़ी होने लगी और फिर वो नई डयान जनजाति और उनके द्वीप पर रहने और युआन बीज की सुरक्षा करने लगी। मयून आगे बताती है कि वो जवान औरत और कोई नहीं बल्कि पैट्रियार्क है और वो उस डयान जनजाति की वंशज है। फिर अगली सुबह वो वैंग को उस जगह लेके जाती है जहां उसने आखिरी बार उसके पिता को देखा था। वहां वैंग को अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने और डैन कबीले के साथ बिताए समय के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि क्योंकि उनके हाव भाव, नरम दिल और जीवन के लिए श्रद्धा को देखकर वो ये नहीं चाहता कि उसके अभियान की वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो जाए, इसीलिए उसने किसी को इसके बारे में सूचना नहीं दी और उम्मीद करता है कि कबीले और उसके जीवन का रहस्य नए लोगों के लालच से सुरक्षित रहे। वो अपनी डायरी में वैंग को लेकर उसकी चिंता के बारे में लिखता है और आशा करता है कि उसका बेटा यह जरूर समझेगा कि उसके पापा उसके पास वापस क्यों नहीं आए। दोस्तों, अगर उसके पिता ने द्वीप पर पहुंचने के बाद कभी किसी को संपर्क नहीं किया तो सभी को कैसे पता चला कि वो वर्जिन द्वीप पर पहुंचा है? आपके दिमाग में भी ये सवाल आया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले सीन में वैंग समझ जाता है कि उसको क्या करना है और वो जी+ ट्रैकर को तबाह कर देता है। लेकिन जैसे ही वो और हायून जी+ ट्रैकर को तबाह करने जा रहे होते हैं उसमें से एक आवाज आने लगती है जिसका मतलब है कि वो अभी भी काम कर रहा है और यहाँ मिस्टर सॉन्ग का द्वीप की जगह का पता लग जाता है। और फिर ये दोनों भागते हुए पैट्रियार्क के पास जाते हैं और उसको चेतावनी देते हैं कि उन्हें इस द्वीप को जल्दी से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर सॉन्ग और उसके आदमी उन बीज को लेने आ रहे हैं जिसकी सुरक्षा वो इतने समय से कर रही है। लेकिन वो आदमियों को बहला फुसलाकर वहां से एक एक करके बाहर ले जाने की योजना बनाती है और फिर जल्दी मिस्टर सॉन्ग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और 4 आदमियों को द्वीप पर जांच करने के लिए भेज देता है। वो आदमी गांव में पहुंचते हैं लेकिन खूबसूरत औरतों को अपना इंतजार करता देख बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। औरतें अपना काम करती हैं और उन आदमियों को शराब पिलाती हैं और उनको बेहोश कर देती है। जब उसके आदमी वापस नहीं आते तो मिस्टर सॉन्ग खुद द्वीप पर जाता है और आसपास कुछ जांच करने लगता है। वैंग और हायून उसका द्वीप पर स्वागत करते हैं और उसको बताते हैं कि ये वो वर्जिन द्वीप नहीं है जिसकी वो तलाश कर रहा है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उनकी बात नहीं मानता और अपने आदमियों को उन दोनों के साथ औरतों को भी बांधने का हुक्म देता है। उसके बाद वो पैट्रियार्क को धमकाता है और उससे जीवन के रहस्य के बारे में पूछता है ताकि वो उसकी तरह अमर बन सके। जब वो मना कर देती है तो मिस्टर सॉन्ग मून को मारने की धमकी देता है। अब ये देखकर पैट्रियार्क मिस्टर सॉन्ग और उसके आदमियों को उस जगह लेके जाती है जहां उसने युआन बीज को छुपाया होता है। हालांकि रास्ते में चनहुआ एक आदमी को मारकर बेहोश कर देती है और ये देखकर पूरा कबीला उनसे अपने बचाव के लिए लड़ता है। इसी दौरान मिस्टर सॉन्ग वैंग के साथ उस जगह से निकल जाता है और उसे जबरदस्ती एक टाइम बॉम्ब पहना देता है। फिर वो उसको डराता है कि अगर वो डैन जनजाति के रहस्य के बारे में नहीं बताएगा तो वो बॉम्ब का बटन दबा देगा। तभी हायून औरतों के साथ वहां आता है और मिस्टर सॉन्ग पर हमला कर देता है। हालांकि इसी बीच मिस्टर सॉन्ग किसी तरह बॉम्ब के बटन को दबा देते हैं और बॉम्ब में 30 सेकंड की उल्टी गिनती चलनी शुरू हो जाती है और वैंग समझ जाता है कि उसे उनके लिए अपना बलिदान करना ही होगा। इसलिए वो अकेले समुद्र की तरफ भागने लगता है और जब वो अकेला भाग रहा होता है उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो औरतों के कबीले के साथ अपने अनुभव को याद करता है और वो समझ जाता है कि उसका मिशन पर्यावरण और जिंदगी की रक्षा कर रहा है। वो ये भी समझ आता है कि उसके पिता ने उनके लिए बलिदान क्यों दिया और अब उसे भी उस कबीले की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देना होगा। और फिर आखिरकार बॉम्ब समुद्र में फट जाता है। अब ये देखकर मुयान दुखी होकर चिल्लाने लगती है जबकि बाकी सभी वैंग के किए बलिदान की वजह से रोने लगते हैं।
फिर इसके बाद स्क्रीन थोड़ी काली हो जाती है और दिखाते हैं कि वैंग चमत्कार से जिंदा हो गया है और ऐसा लगता है कि द्वीप का जादू उसके बलिदान की वजह से उसे फिर से जिंदा कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।